हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। तो लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल P इज इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी mv। ठीक है, फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा है। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि जो F है, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं कि एक हमारे पास सिस्टम है और उसमें n पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है? n पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, सेकंड पार्टिकल का मास m2 और इस टाइप से nth पार्टिकल का मास कितना है? mn। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी v2 और इसी टाइप से nth पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? vn। तो ये है फर्स्ट पार्टिकल का मास, ये है फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी। हो सकता है पार्टिकल पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो उस पार्टिकल का मोमेंटम, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम हमने किससे रिप्रेजेंट किया? p1। तो p1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? m1 v1। p2 की वैल्यू कितनी रहेगी? मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल p2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? m2 v2 एंड सो ऑन। pn की वैल्यू क्या रहेगी? pn की वैल्यू क्या रहेगी? pn इज इक्वल टू mn vn। तो अब अगर उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जिसमें n पार्टिकल्स है उसका अगर मुझे टोटल लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो उसके टोटल लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के टोटल लीनियर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। तो P इज इक्वल टू क्या रहेगा? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड सो ऑन मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। कि आगे अगर सभी पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम को अगर हम ऐड कर दे, उनका वेक्टर सम करें, तो वो जो वेक्टर सम है वो किसके इक्वल रहेगा? उस पूरे सिस्टम के टोटल लीनियर मोमेंटम के इक्वल रहेगा। लेकिन हमारे पास P1 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, Pn की वैल्यू है, तो इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन mn vn। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या कहा? हमारे पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था, ये न्यूटन सेकंड लॉ से हम ले आए। हमने फिर कहा कि हमारे पास n पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, उसमें उनके मास क्या है? फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड पार्टिकल का मास कितना है? m2। फिर हमने क्या कहा? फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है v2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम p1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1, सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम p2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 और एंड सो ऑन। तो उस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या रहेगा? सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल। हमारे पास P1 P2 Pn की वैल्यू थी, उनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो ये हमारे पास आ गया कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कि पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना रहेगा? P इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन mn vn। लेकिन हमने तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो mv है, क्या पढ़ा था हमने? कि जो mv है वो किसके इक्वल होता है? फ्रॉम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कि टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम उसको किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल M से। और ये जो V है, V क्या है?
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एम वी किसके इक्वल था, m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन mn/vn। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से पढ़ा था कि एम वी किसके इक्वल था, m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन mn/vn, वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एंड v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू एम वी। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी हमारे पास, P इज इक्वल टू कैपिटल एम वी, वेयर P इज टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने पढ़ा था कि ये जो V था वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो P इज इक्वल टू आ गया हमारे पास mv। तो इसका मतलब किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो टोटल मोमेंटम है, टोटल लीनियर मोमेंटम, वो इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये प्रोडक्ट है, किसका किसका प्रोडक्ट है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और वे क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही किसके इक्वल है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के इक्वल। तो P किसके इक्वल आया, mv के इक्वल आ गया। अब इस इक्वेशन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, dp अपॉन dt इज इक्वल टू कैपिटल M। M तो है मास, मास हमने कंसिडर किया है कि क्या है, कांस्टेंट है, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो M तो एज इट इज रहेगा, और V का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो dv अपॉन dt। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, dp अपॉन dt इज इक्वल टू कैपिटल M, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन के इक्वल। और ये जो एक्सीलरेशन है, ये किसका एक्सीलरेशन रहेगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वेलोसिटी किसकी थी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, तो एक्सीलरेशन भी किसका रहेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन रहेगा। फिर से वही कि हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि सिंस एम ए किसके इक्वल था, एफ एक्सटर्नल के इक्वल था, वी नो दैट कि मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। तो इस एफ एक स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, वेयर एफ एक्सटर्नल इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स, कि जो एफ एक्सटर्नल है वो क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है। अब हमने कंसिडर किया कि अगर पार्टिकल्स पर उस सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर कितना है, 0, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है, तो इस एफ एक्सटर्नल की स्पेस पर क्या लिखेंगे, 0। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0। इस एफ एक्सटर्नल की स्पेस पर मैंने क्या लिख दिया, 0। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0 मतलब क्या आया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, मतलब लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 0। मोमेंटम में चेंज कितना है, 0, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मोमेंटम में चेंज 0 है, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मोमेंटम में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है मतलब मोमेंटम फिक्स है। मोमेंटम फिक्स है, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो p है, p की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उसका जो मोमेंटम है, टोटल लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसके लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम बना रहेगा। कब, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, 0। लेकिन हमें तो पता है p किसके इक्वल है, p किसके इक्वल है, कहाँ गया p, ये रहा, p इज इक्वल टू mv। तो इस p की स्पेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ,
एम वी, तो इस p के स्पेस पर मैं लिख देता हूँ एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मास, इधर मास कौन सा है, कैपिटल, कैपिटल एम मतलब टोटल मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो एम इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन मास। तो मास भी है कांस्टेंट, ऊपर भी क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट मतलब अगर मैंने लिखा 5/6, क्या लिखा मैंने 5/6, तो 5 भी क्या है कांस्टेंट है, 6 भी क्या है कांस्टेंट। तो 5/6 भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दो कांस्टेंट का रेशो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इस कांस्टेंट अपॉन मास भी किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट के इक्वल। इसका मतलब v कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। हमने क्या कहा कि जो एम वी है वो कांस्टेंट है, एम इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड में, तो कांस्टेंट और मास भी क्या है कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट का जो रेशो है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब v की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो v की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये कब आया, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना था, 0। कि अगर किसी पार्टिकल पर, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसकी लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसका मतलब उस पर उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब ना तो लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज आएगा, ना तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज आएगा। तो देखो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो मास p है वो कितना है, p की वैल्यू कितनी है हमारी, कांस्टेंट। p क्या है, क्या है p, टोटल लीनियर मोमेंटम। और ये क्या है, वेक्टर वैल्यू है। तो वेक्टर है मतलब px भी क्या है, c1, py इज इक्वल टू c2 एंड pz इज इक्वल टू c3। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है उसका x कंपोनेंट, px क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम का x कंपोनेंट। py क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम का y कंपोनेंट। pz क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम का z कंपोनेंट। तो मोमेंटम का x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, उन सभी डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। c1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को। c2 इज आल्सो अ कांस्टेंट एंड c3 इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका x डायरेक्शन में मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, y डायरेक्शन का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और z डायरेक्शन का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, क्या है हमारे पास, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल। रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या होता है, ऐसा पार्टिकल जो हमेशा स्पॉन्टेनियसली, कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन को एमिट करता रहे। एक ऐसा पार्टिकल जो कंटिन्यूअसली रेडिएशन को क्या करे, स्पॉन्टेनियसली एमिट करता रहे, ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल। तो एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल कौन सा ले लिया हमने ले लिया रेडियम। हमने क्या लिया, रेडियम। तो रेडियम है, रेडियम क्या हुआ, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आने के बाद वो दो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो गया, दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। उससे एक पार्टिकल तो क्या निकला, एक पार्टिकल निकला अल्फा पार्टिकल। क्या निकला, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो हमारे पास क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल। और एक और किसमें वो स्प्लिट हुआ, रेडॉन में। किसमें स्प्लिट हुआ, वो रेडॉन में। तो हमारे पास क्या था, रेडियम का पार्टिकल था या रेडियम का कोई मैटर था। वो कैसा है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव है मतलब वो अपने से रेडिएशन को स्पॉन्टेनियसली, कंटिन्यूसली एमिट करता रहेगा। तो उसने क्या एमिट किया कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल और रेडॉन का न्यूक्लियाई। ये क्या है, रेडॉन का न्यूक्लियाई है और ये अल्फा पार्टिकल है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो है 0। हमने क्या कहा
कि अगर इस पर अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर इस पर लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर ज़ीरो है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रेडॉन इस डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। तो इसका लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जिस वेलोसिटी से पहले मोशन कर रहा था उसी वेलोसिटी से अभी भी मोशन करता रहेगा। मतलब इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर रहेगा। इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये सिर्फ CM भी लिख सकते हैं हम। CM का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं रहेगा और यहाँ पर कहीं इस टाइप से वो मोशन करेगा कि ये पार्टिकल तो इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसी स्ट्रेट लाइन में उसी वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। क्यों मोशन करता रहेगा, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगी, वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। तो हमारे पास था रेडियन, हमारे पास क्या था, रेडियम वो स्प्लिट हुआ अल्फा पार्टिकल और रेडॉन में। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियाई और ये क्या है, रेडॉन का न्यूक्लियाई। वो दोनों स्प्लिट होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करने लगे, लेकिन उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो कहीं पर बीच में यहाँ होना था, लेकिन वो थोड़ा सा रेडॉन की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि रेडॉन का मास ज़्यादा है। जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा रहेगा, सेंटर ऑफ मास उस पार्टिकल की साइड में उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, देखो रेडॉन के थोड़ा पास, ज़्यादा पास है, ठीक है। अब अगर सपोज करो ये रेडॉन तो अभी क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। अगर रेडॉन मोशन ना करे, रेडॉन का क्या करता है, ये जो रेडियम है, रेडियम अगर स्टेशनरी कंडीशन में रहता, रेस्ट में रहता, कि ये जो रेडियम है यहाँ पर है रेस्ट में है, फिर उसने फिर से क्या किया, अल्फा पार्टिकल और रेडियम को, क्या था हमारे पास, रेडियम था, क्या था, रेडियम किस में स्प्लिट हुआ, अल्फा पार्टिकल एंड रेडॉन। किस में स्प्लिट हुआ, अल्फा पार्टिकल एंड रेडॉन। जो रेडियम है वो रेस्ट में था, रेडियम रेस्ट में था, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी किस में है, रेस्ट में। कोई अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो अब वो स्प्लिट हुआ हीलियम या यूं कहे अल्फा पार्टिकल और रेडॉन में। तो ये दोनों इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे कि ये सपोज करो हीलियम इधर जा रहा है, अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहा है और रेडॉन इधर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो दोनों बैक टू बैक अपोजिट डायरेक्शन में इस टाइप से मोशन करेंगे कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। कि हमारा रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई था, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रेस्ट में था, फिर वो स्प्लिट हुआ किसमें, अल्फा पार्टिकल और रेडॉन में। वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करें बैक टू बैक। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास तो कहाँ पर रहेगा, वहीं पर रहेगा जहाँ पर पहले था। रेडियम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो इन दोनों हीलियम और रेडॉन का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो भी कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रेस्ट में रहेगा। कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो उनका सेंटर ऑफ मास तो जहाँ पर था वहीं रहेगा, क्योंकि एक इधर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास इधर जाना चाहेगा, लेकिन दूसरा उधर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास फिर इधर जाना चाहेगा। तो सेंटर ऑफ मास ना तो इधर ना तो इधर, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में ही। इसका मतलब जब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जैसे उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब अगर पहले जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अब अगर हमारे पास टू स्टार्स का, एक बाइनरी स्टार्स का क्या है, एक सिस्टम है। कि एस्ट्रोनॉमी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं कि दो स्टार है, दोनों का मास सेम है और वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया, ये एक स्टार है, ये स्टार नहीं, स्टार का पाथ है, ठीक है। सपोज करो ये स्टार यहाँ पर है, उसको मैंने नाम दे दिया S1। तो यहाँ पर वो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और वो कुछ इस टाइप के पाथ पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है।
फिर एक दूसरा स्टार है, ठीक है, एक और क्या है, एक दूसरा स्टार है, वो इस टाइप के पाथ पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। किसी एक पॉइंट पर वो स्टार S2 यहाँ पर था और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। तो हमारे पास दो स्टार है, ये फर्स्ट स्टार का पाथ है कि वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस पाथ पर मोशन कर रहा है, और ये जो पाथ है ये सेकंड स्टार का पाथ है कि वो इस पाथ पर मोशन कर रहा है। तो देखो ये स्टार किस टाइप से मोशन कर रहे हैं, इसका ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें दो स्टार है, तो दो स्टार्स का जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो किस टाइप से मोशन कर रहा है ये कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये अपनी जगह पर घूम भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, ये दोनों स्टार अपनी जगह पर घूम भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इनके मोशन को स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इनका जो मोशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास का स्टडी करेंगे। हम किसकी स्टडी करेंगे, इनके सेंटर ऑफ मास की। तो इनका सेंटर ऑफ मास, अगर एक स्टार यहाँ पर एक स्टार यहाँ पर है, दोनों का मास सेम है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक सेंटर पॉइंट पर रहेगा, सेंटर पॉइंट पर रहेगा। तो अगर इस सेंटर ऑफ मास के लिए मैं बात करूँ तो ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ ये दोनों जो स्टार है वो कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ दोनों स्टार कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये स्टार इधर पीछे जा रहा है, ये स्टार इधर आगे जा रहा है। फिर सेंटर ऑफ मास जब थोड़ा सा आगे, जब ये स्टार आगे बढ़ेगा, ये स्टार यूँ ऊपर जाएगा तो ये सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा। तो ये स्टार ऊपर वाला देखो, मेरी इस उंगली को देखो, ये स्टार इस टाइप से नीचे गया, S1 इस टाइप से नीचे गया, और ये अंगूठा किसको मैं बता रहा हूँ, ये S2 को। तो ये इन दोनों की बात करो तो देखो ये वाला ऐसा नीचे गया और ये ऐसा ऊपर आया, S2 आया ऊपर, S1 कहाँ गया, नीचे। तो इस टाइप से मोशन करेंगे, इस टाइप से मोशन कर रहे हैं, मतलब कैसा मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनका सर्कुलर मोशन हुआ, कि इन दोनों स्टार का सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन हुआ। तो किसी भी रेफरेंस फ्रेम से, किसी बाहर के रेफरेंस फ्रेम से अगर इनका हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उस मोशन की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही टफ है। तो हम इसकी स्टडी कहाँ से करेंगे, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ये दोनों स्टार कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे तो बढ़ ही रहे हैं, भले ये घूम रहे हैं लेकिन घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। मतलब इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। जो सेंटर ऑफ मास है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों स्टार कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल अगर मोशन कर रहे हैं और उनकी स्टडी करनी है, तो उनकी स्टडी हम किस टाइप से करेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम किसकी बात करेंगे, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किस टाइप से मोशन कर रहा है। फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स है, S1 और S2 के उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस टाइप से मोशन कर रहे हैं। क्या कहा मैंने कि हम अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रहा है, रोटेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रहा है तो उसकी अगर हमें स्टडी करनी है तो हम किस टाइप से उसको डिवाइड करेंगे, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास किस टाइप से मोशन कर रहा है। देन मोशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, कि उसके जो पार्टिकल है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है और ये दोनों स्टार उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। तो ऐसी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड मोशन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम का अगर हमें स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जिससे हमें उसको समझना, उसकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय।